आजसू पार्टी ने रांची बंद का किया आह्वान। पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आजसू पार्टी ने रांची बंद का आह्वान किया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय महतो ने उक्त घोषणा करते हुए कहा कि अनिल टाइगर ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजसू पार्टी से की थी और आजसू के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे। अनिल टाइगर की हत्या की सूचना पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर समेत पूर्व कुलपति डॉक्टर CU मेहता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रिम्स के ट्रामा सेंटर पहुंचे। इधर सुदेश महतो ने रिम्स के ट्रामा सेंटर पहुंचने के बाद घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और राज्य अपराधियों माफियों के हवाले है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को आम जन के जान माल की कोई चिंता नहीं है। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का भगवान ही मालिक है। सुदेश महतो ने दिवंगत अनिल टाइगर की पत्नी, पुत्र एवं परिजनों को ढांढस बंधाया। रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या। रांची में बुधवार को भाजपा नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनिल टाइगर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी हत्या कांके चौक के पास की गई है। गोली लगते ही उन्हें रिम्स पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर नाराज लोगों ने कांके चौक को जाम कर दिया। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं रांची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक शूटर को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अपराधी बेखौफ होकर जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं और झारखंड में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्य में न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है और न ही आम नागरिक। बताया जा रहा है कि अनिल टाइगर निजी काम से कांके चौक आए हुए थे, जहां उन्हें गोली मारी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि अनिल टाइगर को जमीन विवाद में उसकी हत्या की गई है। JSSC CGL रिजल्ट पर रोक बरकरार। JSSC CGL पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ अदालत जस्टिस MS रामचंद्र राव राजू की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिजल्ट प्रकाशन पर जारी रोक को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखा। इस दौरान अदालत की ओर से जांच टीम को निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं कहा गया कि निचली अदालत उसे रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगी। इसके साथ स्टे हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। झामुमो पार्टी का 13वां महाधिवेशन राज्य में होगा आयोजन। झामुमो ने केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का 13वां महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को राजधानी के खेलगांव में आयोजित होगा। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर महाधिवेशन को लेकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी में पार्टी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। वहीं विभिन्न समितियों के संयोजक कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन होंगे। समितियों की बैठक 2 अप्रैल को केंद्रीय कार्यालय में बुलाई गई है। वहीं राजनीतिक प्रस्ताव सह आगामी कार्यक्रम व रूपरेखा समिति में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मधुरा प्रसाद महतो, विनोद कुमार पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य, दीपक बिरवा, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, महुआ माझी व हेमलाल मुर्मू। संविधान संशोधन समिति में नलिन सोरेन, विनोद कुमार पांडे, फागु मिश्रा, सुदीप्य कुमार, योगेंद्र प्रसाद, अभिषेक प्रसाद व विजय हंसदा और आयोजन सह स्वागत समिति में चमरा लिंडा, नंद किशोर मेहता, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, मनोज कुमार पांडे, विकास सिंह मुंडा, अमित कुमार, मुश्ताक आलम व अन्य शामिल हैं। हजारीबाग में मंगलवार जुलूस के दौरान पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हजारीबाग शहर के मेन रोड में दूसरे मंगलवारी जुलूस के दौरान रात के करीब 10:30 बजे गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव करने में पुलिस के कई जवान व प्रशासनिक पदाधिकारी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने और उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने 8 से 10 राउंड हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्र भीड़ वहां से हट गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। मैया योजना में सभी लाभुकों के खाते में भेजे जाएंगे सम्मान राशि। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुक के बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं होने पर भी दिए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
इससे योजना के तहत स्वीकृत किए गए सभी 59 लाख आवेदकों को प्रति माह 2,500 रुपये की दर से सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में बैंक खातों के आधार से लिंक नहीं होने की वजह से इस योजना के 38,34,000 लाभुकों को ही सहायता राशि का भुगतान किया गया है। आधार लिंक सिंगल बैंक खाते नहीं होने की वजह से लगभग 20,60,000 लाभुकों को भुगतान रोका गया था। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लगभग 59 लाख लाभुकों को सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। निजी स्कूलों में पुनर्नामांकन की फीस पर लगाम के लिए कानून बनाने की मांग। विधानसभा में निजी स्कूलों की मनमानी और री एडमिशन के नाम पर पैसा लेने का मामला मंगलवार को सदन में जोर शोर से उठा। विपक्ष ने निजी स्कूलों के लिए कानून बनाने की मांग की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कहना था कि निजी स्कूलों पर निगरानी के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी है। जिला समिति की अनुशंसा आएगी तो सरकार उस पर कानून बनाएगी। मंत्री ने कहा कि री एडमिशन के नाम पर पैसा ले रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को सदन में हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने अल्पसूचित के तहत मामला उठाते हुए कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों का हर जिला में अलग अलग फीस है। इनके शुल्क में एकरूपता नहीं है। एडमिशन, ट्यूशन और अन्य मदों पर शुल्क लिए जा रहे हैं और हर स्कूल का अलग अलग फीस है। सरकार कानून बनाकर सभी स्कूलों का शुल्क एक समान करे। राजधानी में ईद, सरहुल व रामनवमी को लेकर पुलिस को विशेष सतर्क रहने का दिया निर्देश। ईद, सरहुल व रामनवमी को लेकर विशेष शाखा ने जिलों के पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में पर्व के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात करने और उपद्रवी तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पर्व के दौरान सोशल साइट के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी पैनी नजर रखने तथा जिस रास्ते से जुलूस निकलेगी उसका अधिकारियों को निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जुलूस मार्गों में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों में दंडाधिकारी व सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति होगी। वहीं वीडियोग्राफी व ड्रोन से एरियल सर्विलांस की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों पर भी सीसीटीवी व अन्य उपकरणों से सर्विलांस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। पर्व के दौरान डीजे या अन्य साउंड सिस्टम के जरिए उत्तेजक या भड़काऊ गानों के प्रसारण पर प्रशासन रोक लगाएगी। राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े राशन कार्ड धारियों सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन अब भी राज्य के 85 लाख राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी होना बाकी है। 6 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी करना संभव नहीं है। ई-केवाईसी नहीं होने से राशन कार्ड धारी केंद्र की अनाज योजना से वंचित हो जाएंगे। पोस्ट मशीन के 2G होने व नेटवर्क की समय उपलब्धता नहीं होने के कारण एक ही परिवार को केवाईसी कराने में कई घंटे लग रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या 2,63,80,652 है। इसमें से 1,78,60,286 सदस्यों का ही ई-केवाईसी हो पाया है। अभी 85,20,366 लाभुक ई-केवाईसी से वंचित हैं। केंद्र सरकार की ओर से अब तक ई-केवाईसी कराने के लिए 2 बार अवधि का विस्तार भी किया जा चुका है। दुमका डाक विभाग का सब डिविजनल इंस्पेक्टर 15,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार। धनबाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 15,000 रुपये घूस लेते हुए ईस्ट दुमका सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस के इंस्पेक्टर मनीष सेन को गिरफ्तार किया है। मनीष के पास से घूस की राशि के अलावा कई अन्य तरह के कागजात भी जब्त किए गए हैं। प्राथमिक के मुताबिक मध्य प्रदेश के पटना जिले के मकारी निवासी शंभू प्रसाद के पुत्र लवकुश विश्वकर्मा को डीजीएस में फ्रेश ज्वाइनिंग हो रही है। अभी वह दुमका के मंझियाड़ी पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक में है। लवकुश ने दुमका पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी ज्वाइनिंग की बाबत बात की। 6 मार्च को डिविजनल इंस्पेक्टर मनीष सेन ने कहा कि ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, लेकिन आपको 30,000 रुपये देने होंगे। लवकुश इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने धनबाद सीबीआई से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। सीबीआई की टीम ने 10 मार्च को दुमका पहुंची और छानबीन की। जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की। मनीष सेन को बीते रविवार की शाम 5:30 बजे उनके कुमारपाड़ा आवास से पैसा लेते सीबीआई ने दबोच लिया। उन्हें धनबाद लाकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ की। मंगलवार को धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में मनीष को पेश किया गया।
जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बाबूलाल मरंडी ने सीजीएल पेपर लीक की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने राज्य सरकार से सीजीएल एवं एसएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को अविलंब सौंपने की मांग की है। श्री मरंडी ने कहा कि जानकारी मिली है कि झारखंड सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल मामले में गोड्डा और गिरिडीह से करीब 8 कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। यदि यह सच है तो यह स्पष्ट हो चुका है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है। सरकार को अविलंब सीजीएल परीक्षा रद्द कर एक उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से करानी चाहिए और इस घोटाले में शामिल सफेदपोशों को हिरासत में लेना चाहिए। झारखंड राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल 29 मार्च को। अंडर 20 जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को लेकर झारखंड जूनियर पुरुष, ग्रीको रोमन, पुरुष व महिला फ्री स्टाइल एक दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल 29 मार्च को होगा। यह प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से खिलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होगी। प्रतियोगिता में 20 साल तक के पहलवान भाग ले सकते हैं। सारे प्रतिभागी 17 साल के प्रतिभागी मेडिकल सर्टिफिकेट व पेरेंटल सर्टिफिकेट के साथ आएंगे। खिलाड़ियों को अपने साथ पंचायत या नगर परिषद द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र की मूल व छाया प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के नाम पर धन उगाही करने वाले आईआरबी के 8 जवान गिरफ्तार। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के नाम पर उम्मीदवारों से धोखाधड़ी कर धन उगाही करने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में सीजीएल की परीक्षा 3 पालियों में हुई थी। जांच के दौरान परीक्षा में उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी एवं दिग्भ्रमित कर प्रश्न पत्र देने के नाम पर धन उगाही करने का दृष्टांत सामने आया था। अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि परीक्षा के पूर्व एक गिरोह के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र देने के नाम पर धन उगाही की गई थी, जिसके कारण ही प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर अफवाह फैली थी। अभी तक की जांच में सीजीएल परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार गिरोह का सरगना गोरखपुर का एक व्यक्ति है। इसके साथ ही कुछ अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है। आरोपियों के मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त किए गए हैं। इससे भी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिली है।